1897 में श्यामजी कृष्ण वर्मा फिर से इंग्लैंड चले गए। श्यामजी ने अपना पैसा शेयर बाजार में लगाया और खूब कमाई की। इस पैसे का उपयोग उन्होंने देश की सेवा के लिए किया। वहां श्यामजी वर्मा ने विदेशों में रह रहे भारतीयों को संगठित करने का, यूरोप में भारत की आज़ादी के लिए प्रचार करने का, भारत के प्रतिभाशाली युवाओं को छात्रवृत्ति देकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके व्यक्तित्व के विकास करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बोअर युद्ध शुरू करने के लिए ब्रिटेन की आलोचना की। श्यामजी वर्मा हर्बर्ट स्पेंसर के तर्क और स्वतंत्रता संबंधी विचारों से प्रभावित थे और उन्होंने 1903 में इन विचारों का प्रचार करने के लिए स्पेंसर को एक प्रोजेक्ट लिख कर दिया। लेकिन तब स्पेंसर बहुत बीमार थे और 8 दिसंबर 1903 को उनका देहांत हो गया। श्यामजी स्पेंसर के अंतिम संस्कार में शामिल हुए और उनकी याद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चररशिप स्थापित करने के लिए 1000 पाउंड के डोनेशन की उन्होंने घोषणा की। यह प्रस्ताव ऑक्सफोर्ड ने स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1904 में श्याम जी ने भारतीय छात्रों के लिए स्पेंसर और दयानंद सरस्वती के नाम पर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में फेलोशिप की घोषणा की। उनकी शर्त यह थी कि भारत वापस लौटने पर छात्र ब्रिटिश सरकार के लिए काम नहीं करेंगे। अगले वर्ष 1905 में श्याम जी ने एडमंड बर्क और गणेश वासुदेव जोशी के नाम पर, जबकि पेरिस में रह रहे सरदार सिंह राणा ने राणा प्रताप, शिवाजी, बहादुर शाह जफर और टीपू सुल्तान के नाम पर फेलोशिप देने की घोषणा की। इन फेलोशिप का लाभ उठाकर सावरकर, लाला हरदयाल, सेनापति बापट, वीवीएस अय्यर, एमपी तिरुमलाचार्य, टीएसएस राजन, ज्ञानचंद वर्मा जैसे राष्ट्रवादियों ने इंग्लैंड का रुख किया और राष्ट्र की सेवा का व्रत लिया। श्याम जी ने मिस्र और आयरलैंड के राष्ट्रवादियों के नाम पर भी फेलोशिप दी। भारत की स्वतंत्रता के प्रचार के लिए श्याम जी ने 1905 से इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नाम के मासिक पत्र को निकालना शुरू किया। अपने पहले ही अंक से यह अखबार ब्रिटिश सरकार की आंख की किरकिरी बन गया, उनके निशाने पर आ गया। अपने अखबारों में श्याम जी भारत में विदेशी सरकारों से असहयोग के लिए आह्वान करते। फिर श्याम जी ने 18 फरवरी 1905 को डॉक्टर सी मुथु, जे एम पारिख, डी ई परेरा, परमेश्वर वर्दी, जे सी मुखर्जी, एम आर जयकर के साथ अपने हाईगेट लंदन स्थित आवास पर बैठक की और इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य भारत में होम रूल की स्थापना के लिए संघर्ष करने का था। श्याम जी इसके अध्यक्ष थे और जे.सी. मुखर्जी सचिव। अगले वर्ष 24 फरवरी को पहले वार्षिक अधिवेशन में भारत के हर प्रांत से प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया। इस संस्था के सक्रिय सदस्यों की संख्या जल्दी ही 100 से पार पहुंच गई। जो भारतीय श्यामजी वर्मा द्वारा दी जा रही फेलोशिप पर ब्रिटेन आते, उन्हें रंग भेद के कारण आसानी से कमरा किराए पर नहीं मिलता था। ना ही विश्वविद्यालय यह जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार था। इस समस्या का समाधान करने के लिए श्याम जी ने हाईगेट नॉर्थ लंदन में 65 क्रैमवेल एवेन्यू पर एक बड़ा सा घर खरीदा। इस घर में लेक्चर हॉल, लाइब्रेरी, रीडिंग रूम, टेनिस कोर्ट, जिम सहित वे सब सुविधाएं थी जिनकी एक स्कॉलर उम्मीद कर सकता था। इस घर को इंडिया हाउस नाम दिया गया और इसे 1 जुलाई 1905 को भारत की सेवा के लिए खोल दिया गया। इसके उद्घाटन समारोह में दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, मैडम भिखाजी कामा, हंसराज, दोस्त मोहम्मद, सोशल डेमोक्रेट फेडरेशन के अध्यक्ष हिंडमैन, जस्टिस पत्रिका के संपादक केल्स और आयरिश राष्ट्रवादी मैडम डेस्पर्ड शामिल हुए। स्वागत भाषण में ही हिंडमैन ने कहा, ब्रिटेन से वफादारी भारत से गद्दारी है। इंडिया हाउस अक्सर जाने वालों में आसफ अली, बिपिन चंद्र पॉल के पुत्र और बाद में बॉम्बे टॉकीज के मालिकों में से एक निरंजन पाल, वकील और इतिहासकार डॉक्टर के पी जायसवाल, डब्ल्यू वी फडके, बाद में पंजाब के मुख्यमंत्री और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर रहे सिकंदर हयात खान और ब्रिटेन के भारतीय कम्युनिस्ट नेता और बिजनेसमैन शाहपुर जी सकलतवाला जैसे लोग शामिल थे। मई 1907 में ब्रिटेन में 1857 की असफल क्रांति के 50 वर्ष पूरे होने पर ब्रिटिश विजय का उत्सव मनाया जा रहा था। इस क्रम में श्याम जी ने डॉक्टर कॉन्ग्रेव के पुराने पंफलेट और प्लेकार्ड छापे
और ब्रिटिश नैतिकता के मापदंड को दुनिया के सामने रखा। डॉक्टर कॉन्ग्रेव ब्रिटिश थे और 1857 की लड़ाई के बाद ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के बड़े आलोचक थे। फिर श्याम जी ने हर वर्ष 1857 के विद्रोह की वर्षगांठ मनाने का निर्णय लिया। उस समय कांग्रेस पर नरम दल माने जाने वाले भारतीय और एंग्लो इंडियन नेताओं का नियंत्रण था, जो ब्रिटिश सरकार को प्रार्थना पत्र दिया करते और किसी भी तरह के आंदोलन वगैरह से परहेज करते थे। हिंसा या क्रांति द्वारा ब्रिटेन को भारत से भगाना तो उनके लिए सोचना भी असंभव था। 1905 में जब कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में तिलक की जगह गोपाल कृष्ण गोखले को अध्यक्ष बनाया गया, तो श्याम जी ने इसकी खूब आलोचना की। इस अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय ने बंगाल के स्वदेशी आंदोलन को सारे देश में फैलाने के लिए एक प्रस्ताव रखा, जिसे नरम दल के नेताओं ने ठुकरा दिया, जबकि प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा के लिए एक स्वागत प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी तरह नरम दल के नेताओं ने 1906 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के लिए दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना और 1907 के सूरत अधिवेशन के लिए रास बिहारी बोस को। श्याम जी ने इन फैसलों की खूब आलोचना की। नवंबर 1907 में सरकार ने लाला लाजपत राय को 6 महीने की कैद के बाद बर्मा की मांडले जेल से रिहा किया। राष्ट्रवादी चाहते थे कि लाला जी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर ब्रिटिश सरकार को एक संदेश देना चाहिए, पर नरम दल वालों ने इस मांग को नहीं माना, बल्कि सभी राष्ट्रवादी प्रस्तावों जैसे स्वदेशी, बायकॉट, राष्ट्रीय शिक्षा कार्रवाई में रखने ही नहीं दिए। इस अधिवेशन में कांग्रेस टूट गई और धीरे धीरे नरम दल का प्रभाव कांग्रेस और भारतीय राजनीति से समाप्त हो गया। गोखले ने कांग्रेस के टूटने के लिए श्यामजी वर्मा को जिम्मेदार ठहराया। श्याम जी ने गोखले को खुली चुनौती दी और कहा कि वो इस मुद्दे पर डिबेट करें और उन्हें गलत सिद्ध करके दिखाएं। इस बीच लंदन में 23 फरवरी 1907 को होम रूल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन हुआ। इसमें श्याम जी ने भारत में राजनीतिक मिशनरियों का संगठन खड़ा करने के लिए 10,000 रुपए के डोनेशन की घोषणा की। ये योजना सलाह मशविरे के लिए तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल के पास भेजी गई। लाला हरदयाल ने भी इस योजना के समर्थन के लिए अपील की। इस तरह 1907 में देशभक्त समाज की स्थापना की गई। बिपिन चंद्र पॉल इस संस्था के पहले मिशनरी बनाए गए। स्वामी दयानंद के करीबी और शिष्य होने के कारण श्याम जी का आर्य समाज की संस्थाओं में अच्छा खासा प्रभाव था और बहुत से आर्य समाजी इस नई संस्था में शामिल हो गए। पटियाला आर्य समाज के तो सभी सदस्यों पर इस नई संस्था में शामिल होने के कारण देशद्रोह का मुकदमा चला। मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद जब जुलाई 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में बर्मा भेजा गया, तो श्याम जी ने इसके विरोध में इंग्लैंड में अभियान चलाया। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अगस्त 1908 के अंक में श्याम जी ने गोखले और रोमेश चंद्र दत्त की इस बात के लिए आलोचना की कि जब भारत के सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक को जेल में बंद कर दिया गया है, तो ये दोनों ब्रिटिश संसद में भारत की स्थिति पर चर्चा देखने के लिए उपस्थित हैं। मई 1905 में सुशीमा की नौसेना की लड़ाई में जापान ने रूस को हरा दिया। फिर 1905 में ही रूस में असफल क्रांति भी हुई। भारतीयों को लगा कि एशियाई सेना भी यूरोपीय सेनाओं को सीधी लड़ाई में हरा सकती है। 1905 के बंग भंग आंदोलन ने आज़ादी की लड़ाई में नई जान फूंक दी। अंग्रेजों ने जिस तरह इस आंदोलन को कुचला, उससे बंगाल ही नहीं पूरे देश की राजनीति में एक उबाल आ गया। कांग्रेस की प्रार्थना पत्र राजनीति की पोल खुल गई और नरम दल ने भारतीय जनता के बीच अपना समर्थन खो दिया। राजनीतिक हत्याएं होने लगी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार तिलक ने 1905 में बंबई स्थित रूसी वाणिज्यिक दूतावास के अधिकारियों से गोपनीय चर्चा की। वो चाहते थे कि कुछ भारतीय रूसी मिलिट्री स्कूल से ट्रेनिंग ले सकें। 1906 में विनायक सावरकर और मदनलाल ढींगरा जैसे युवा श्याम जी के इंडिया हाउस में रहने लगे और श्याम जी यूरोप में भारतीयों की क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गए। 1907 में जब लाला लाजपत राय को मांडले जेल भेजा गया, तो श्याम जी ने लिखा कि इस तरह के दमन से गुप्त क्रांतिकारी आंदोलन जन्म लेंगे। श्याम जी के लेखों और भाषणों में भारत में अंग्रेजी राज के विरुद्ध क्रांति का स्वर इतना स्पष्ट था कि 1907 में
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सवाल पूछा गया कि ब्रिटिश सरकार श्यामजी वर्मा पर कब कार्रवाई करेगी। श्यामजी समझ गए कि अब लंदन में या इंग्लैंड में कहीं भी उनका आज़ाद रहना मुश्किल होगा। सितंबर 1907 में उन्होंने अपने अखबार में लिखा, जैसे 10 साल पहले तिलक और नातू भाइयों की गिरफ्तारी के बाद मुझे भारत छोड़कर इंग्लैंड में बसना पड़ा, उसी तरह अब लाला लाजपत राय की गिरफ्तारी के बाद मुझे लंदन छोड़कर पेरिस में अपना मुख्यालय बनाना होगा। इस तरह श्यामजी वर्मा पेरिस चले गए और वहां से अपनी गतिविधियां चलाने लगे। इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के अक्टूबर 1907 के अंक में उसका पता बदलकर 10 एवेन्यू इनग्रेस पेसी पेरिस प्रकाशित कर दिया गया। अप्रैल 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के मुजफ्फरपुर बम कांड के बाद तिलक को भी 6 साल के लिए बर्मा की मांडले जेल में डाल दिया गया। श्यामजी ने इस बर्बर दमन के लिए ब्रिटेन के विरुद्ध पूरे यूरोप में प्रचार अभियान चलाया। 1909 में मदनलाल ढींगरा ने ब्रिटेन के भारत मंत्री के राजनीतिक एडीसी विलियम हट कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस ने हत्या के तार श्यामजी के इंडिया हाउस से जोड़ दिए। ब्रिटिश प्रेस में उन्हें फ्रांस से इंग्लैंड प्रत्यर्पित कर हत्या का मुकदमा चलाने की मांग होने लगी। श्यामजी के अखबार इंडियन सोशियोलॉजिस्ट के ब्रिटिश मुद्रक आर्थर बोसले और गई एल्ड्रेड को देशद्रोह के आरोप में जेल की सजा दी गई। उनके अखबार को बंद कर दिया गया और उसकी प्रतियां जब्त कर ली गई। ढींगरा की शहादत पर श्यामजी वर्मा ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके नाम पर 4 स्कॉलरशिप शुरू करने की घोषणा की। श्यामजी ने अपनी लंदन की संपत्ति को बेच दिया और फ्रांस में एक नया अखबार वंदे मातरम शुरू किया। ये अखबार सितंबर 1909 से शुरू हुआ और इसका संपादक लाला हरदयाल को बनाया गया। श्यामजी वर्मा वास्तव में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्रांतिकारी थे। उन्होंने 1910 की शुरुआत में मिस्र के प्रधानमंत्री की हत्या करने वाले क्रांतिकारी 23 वर्ष के फार्माकोलॉजी छात्र इब्राहिम नसीर अल-वर्दानी की मदनलाल ढींगरा से तुलना की और मिस्र की आज़ादी के संबंध में लेख लिखने के लिए 1000 फ्रैंक का पुरस्कार घोषित किया। 1910 में ही श्यामजी जावा के डोएस डेकर से मिले और उन्हें जावा सुमात्रा, जो आज का इंडोनेशिया है, उसकी आज़ादी के लिए आंदोलन व अखबार शुरू करने की सलाह दी। इसके बाद श्यामजी की सलाह पर डेकर ने जावा वापस जाकर बांडुंग एक्सप्रेस नाम से अखबार शुरू किया। जब 1910 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच जर्मनी के खिलाफ संधि करने की बात चली, तो श्यामजी ने अमेरिकी राष्ट्रपति टाफ्ट को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने भारतवासियों का दमन करने वाली ब्रिटिश सरकार के साथ संधि न करने की गुजारिश की। आखिरकार एंग्लो अमेरिकन ट्रीटी का यह प्रस्ताव अमेरिकी सीनेट में गिर गया। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद श्यामजी के लिए परिस्थितियां बदल गई। ब्रिटेन की फ्रांस से जर्मनी के विरुद्ध संधि के साथ ही श्यामजी को फ्रांस छोड़ना पड़ा। उन्होंने अपना मुख्यालय जेनेवा में बना लिया। स्विट्जरलैंड में शरण लेने की शर्त यह थी कि उन्हें किसी भी तरह के राजनीतिक काम की मनाही थी। स्विस सरकार ने सभी तरह के राजनीतिक प्रोपेगंडा पर मिलिट्री सेंसरशिप लगा रखी थी। पिछले 7 साल फ्रांस में रहने के कारण भी उन्हें लगा कि भारत में हथियारबंद क्रांति के लिए जर्मनी का समर्थन लेना खतरनाक होगा। फिर भी वे अपने संपर्कों के माध्यम से भारत से आने वाली खबरों पर नजर रखते रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने अपने अखबार का प्रकाशन स्थगित रखा। जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो भारत में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही थी। चंपारण और खेड़ा के सत्याग्रह से महात्मा गांधी भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान बना चुके थे। प्रथम विश्व युद्ध में 10 लाख सैनिकों को भेजने और इनमें से 62,000 की शहादत देने के बदले अंग्रेजों ने भारत को रौलट एक्ट और जलियांवाला बाग दिया था। पूरे देश में एक नई चेतना का उभार हुआ। श्यामजी ने जेनेवा से ही गांधी के असहयोग आंदोलन का समर्थन किया और तिलक की याद में तिलक मेमोरियल लेक्चररशिप की घोषणा की और इसके लिए 10,000 रुपए का डोनेशन दिया। श्यामजी ने महात्मा गांधी को इस योजना के लिए बनाए ट्रस्ट का ट्रस्टी चुना। जब लीग ऑफ नेशंस में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने कच्छ के महाराव और श्रीनिवास शास्त्री को चुना, तो श्यामजी ने इन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू और भारत का गद्दार कहा।
1922 के बाद श्याम जी सक्रिय राजनीति से दूर हो गए। सितंबर 1922 उनके द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का आखिरी अंक था। बीच-बीच में श्याम जी का चंपकरामन पिल्लई और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे विदेशों में बसे भारतीय क्रांतिकारियों से पत्र व्यवहार होता रहा। 1930 में श्याम जी आंतों की बीमारी से ग्रस्त हो गए और उनकी सेहत तेजी से बिगड़ने लगी। उनका ऑपरेशन करना पड़ा, लेकिन उनकी हालत फिर से बिगड़ गई। उन्हें जेनेवा क्लिनिक ला कोलिन नाम के अस्पताल में भर्ती कराया गया। 31 मार्च 1930 को भारत माता के इस महाप्रतिभाशाली क्रांति गुरु ने जेनेवा अस्पताल में अंतिम सांस ली। उस समय भारत में लाहौर में भगत सिंह और उनके साथियों पर असेंबली बम कांड में मुकदमा चल रहा था। इन युवा क्रांतिकारियों ने जेल में ही उपवास रखकर श्याम जी को श्रद्धांजलि दी। उनकी मृत्यु के समय इनकी पत्नी भानुमति और बनारस के दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्ता इनके साथ थे। अगले दिन पेरिस से सरदार सिंह राणा इन्हें श्रद्धांजलि देने जिनेवा पहुंचे। पूना के अखबार मरहट्टा सहित कई अखबारों ने श्यामजी वर्मा के निधन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। 4 साल बाद इंदुलाल याग्निक ने श्याम जी पर पहली जीवनी लिखी। 1989 में भारत सरकार ने श्यामजी कृष्ण वर्मा की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया। 1993 में डॉक्टर गणेशी लाल वर्मा ने श्याम जी पर एक विस्तृत जीवनी लिखी, जो भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने छापी। श्याम जी ने स्विस सरकार और जेनेवा की सेंट जॉर्ज सीमेट्री के साथ अपने जीते जी यह समझौता किया था कि उनके और उनकी पत्नी के अवशेषों को 100 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि भारतवर्ष के आज़ाद होने पर कोई भारतीय इनके अस्थि अवशेषों को वापस लाए और इन्हें आखिरकार देश की मिट्टी नसीब हो। 1970 के दशक में अमर क्रांतिकारी बाघा जतिन के पौत्र विद्वान परफिंद्र मुखर्जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से मांग की कि भारत के इस क्रांति गुरु, जिसे रूस के महान लेखक मक्सिम गोर्की ने भारत का मैजिनी कहा था, उनके अंतिम अवशेष भारत लाए जाएं। इंदिरा गांधी ने वायदा तो किया, पर इस बारे में कुछ हो नहीं सका। आखिरकार 22 अगस्त 2003 को गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को जेनेवा में स्विस सरकार के प्रतिनिधियों ने श्यामजी कृष्ण वर्मा और उनकी पत्नी भानुमति का अस्थि कलश सौंपा। इस कलश को पहले मुंबई लाया गया और फिर श्याम जी के जन्म स्थान मांडवी। इस तरह आज़ादी के 56 वर्ष बाद भारत के इस महान क्रांति गुरु की स्वतंत्रता की यात्रा पूरी हुई। गुजरात सरकार द्वारा मांडवी में 52 एकड़ भूमि पर क्रांति तीर्थ बनाया गया। श्यामजी वर्मा के जन्म स्थान में दर्शनीय क्रांति तीर्थ बनाकर उसके परिसर स्थित श्यामजी कृष्ण वर्मा स्मृति कक्ष में उनकी अस्थियों को संरक्षण प्रदान किया गया। यह स्मृति भवन लंदन के इंडिया हाउस की तर्ज पर है। श्याम जी की जो वकालत की डिग्री ब्रिटिश सरकार के आदेश पर 9 नवंबर 1909 में इनर टेम्पल ने छीन ली थी, उसे 2015 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ब्रिटेन यात्रा से एक सप्ताह पहले उसी इनर टेम्पल ने पूर्ण बहुमत से अपने प्रसिद्ध भारतीय बैरिस्टर श्यामजी कृष्ण वर्मा को 106 साल बाद वापस कर दिया।